29 जनवरी साल 1998 में अमेरिका के टेक्सास में सुबह के 7 बजे जिल पार्कैनिक नाम की एक महिला खिड़की से अपने घर के बाहर देखती है। उसके सामने वाले घर के बाहर एक फूड फाजन की गाड़ी आती है जिसमें से दो आदमी निकलते हैं। उनमें से एक आदमी ने पलट के सीढ़ी की जेल की तरफ देखा और फिर वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। कुछ घंटे बाद उसी घर में एक 64 साल की महिला की लाश मिलती है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए जिल परफेक्ट एड्रेस में थी। उसने गाड़ी के ड्राइवर को अगले ही दिन फोटो लाइनअप में पहचान लिया, लेकिन वो दूसरे आदमी को नहीं पहचान पाई जिसने उसकी तरफ मुड़कर देखा था। जिल के मुताबिक दोनों आदमी पतले लंबे बालों वाले व्हाइट लोग थे। पुलिस ने उसके सामने कई फोटो रखी जिसमें ये फोटो थी चार्ल्स फ्लोरेस नाम के आदमी की। जिल ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसकी वजह बिल्कुल साफ थी। चार्ल्स फ्लोरेस व्हाइट रेस का था ही नहीं, वो हिस्पैनिक था। इसके बाल लंबे नहीं थे, छोटे थे और ये इतना भारी भरकम था कि इसका नाम ही फैट चार्ली पड़ चुका था। लेकिन इसके बावजूद 13 महीने बाद वही औरत कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़ी होकर सीधे चार्ल्स फ्लोरेस की तरफ इशारा करती है और कहती है, यही था जो सुबह ड्राइवर के साथ आया। हैरानी की बात यह है कि चार्ल्स फ्लोरेस के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई डीएनए एविडेंस था। तो उसे क्राइम से सिर्फ जिसकी गवाही जोड़ती थी और सिर्फ इसी गवाही की बुनियाद पर उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। और अब सुनो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस गवाही के बाद एक बड़ी दिक्कत थी। पुलिस ने असल में दोस्तों जिल की मेमोरी के साथ कुछ ऐसा किया था जो आज तक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। पुलिस ने उसे हिप्नोटाइज किया था। Is going to get you into a deep state of hypnosis, which is going to get you to a very relaxed state and to help you recall the things that you've seen that day. वही हिप्नोटाइज जो आपने फिल्मों में देखी होगी, साइकेट्रिस्ट के पेंडुलम की तरह घुमाता है और लोगों की आंखें बंद होने लगती है। वो नींद जैसी स्टेट में जाने लगते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो लोग वही करते हैं। Carefully, listen. I want you to relax every muscle, every body. In 60 seconds, your island, so heavy that you will be obliged to be able. इस मैजिक ट्रिक मानी जाने वाली चीज को पुलिस अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करती है और केवल पुलिस ही नहीं, यूरोप में यहाँ ढेर सारे हॉस्पिटल भी हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हिप्नोटिक्स आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक जादुई ट्रिक है या फिर कोई फ्रॉड या कोई ऐसी रहस्यमय चीज जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ढंग से नहीं समझे हैं? हिप्नोटिक्स की कहानी शुरू होती है करीब 250 साल पहले यूरोप के शहर हेटियन साल 77 में डॉक्टर था फ्रेंच नाम का, जिसका दावा था कि पूरे यूनिवर्स में एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फूड बढ़ा हुआ है और इंसान बीमार तभी पड़ता है जब शरीर में इस फ्लूइड का बिगड़ जाता है। इस थ्योरी को नाम दिया गया एनिमल्स मैग्नेटिज्म। जब बाकी डॉक्टर्स ने ये बकवास सुनी, क्या ये क्या बकबक कर रहे हैं मेजमर साहब? तो इस डॉक्टर को धक्के मार के देख के देश से भगा दिया गया। सन 78 में नेवेस पेरिस के शहर में पहुंच गया और यहाँ इतना पॉपुलर हुआ कि फ्रांस की रानी मैग्नेट एंटोनियस तक उसके क्लाइंट में शामिल हो गई थी। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो मिसमैन ने अपनी थ्योरी को लेकर प्रूफ ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। इसमें लकड़ी के एक बड़े से टब में मैग्नेटाइज पानी भरा होता था। चारों तरफ मरीज रस्सियों से एक दूसरे से बंधकर बैठते थे और बगल के कमरे से पियानो बजता था और फिर हाथ में लोहे की छड़ी लेकर मैच में दाखिल होता था। जो नौटंकी यहाँ पर हुई उसे उस जमाने में इलाज माना जाता था। मरीज हंसते थे, रोते थे, चीखते थे और झटके खाकर गिर जाते थे। इसे क्राइसिस कहते थे। फॉर रीजन उन मरीजों को ये इतना पसंद आया कि कई मरीज तो बार बार इस क्राइसिस से गुजरने की भीख तक मांग।
फ्रांस के राजा को शक होने लगा कि यहाँ पे कहीं सही में तो कोई जादू टोना नहीं हो रहा, तो वो फ्रांस के राजा ने इस टेक्निक की जांच करने के लिए एक कमीशन बिठाई और इस कमीशन की जब रिपोर्ट निकली तो उसने मैसेमेज के पूरे करियर को खत्म कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि मैसेमेज की थेरेपी के जो इफेक्ट है वो लोगों को इफेक्ट महसूस होता है वो असली है, लेकिन इसके पीछे वजह कोई मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं है, मरीजों की खुद की इमेजिनेशन और रिलीज स्किल है। ये इमेजिनेशन से ही ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फ्रांस ने इस मेहनत की पूरी तरह से बदनाम हुआ है और यहाँ सोच कर देखो दोस्तों, मैनेजमेंट के साथ दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये नहीं थी कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट तो आ रहा था, मरीज को सच में फर्क महसूस हो रहा था। दिक्कत ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि ये रिजल्ट आ क्यों रहा है। लेस्मर का यहाँ एक स्टूडेंट था, मार्को डे पुलिसी, जो ज़्यादातर किसानों का इलाज करता था। जब एक दिन उसने एक किसान का इसी तरीके से एक ही थेरेपी का इस्तेमाल करके इलाज करना शुरू किया तो वो कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं हुई, बल्कि वो बंदा एक शांत नींद जैसे स्टेट में चला गया। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस किसान को पता ही नहीं था कि ये थेरेपी करने के बाद क्राइसिस महसूस होता है। वो हंसने रोने झटके खाकर फिर जाने की फीलिंग, इससे पता लग गया कि एक्चुअली में वो सब कुछ मरीज की इमेजिनेशन तय कर रही थी। इस पॉइंट के बाद दोस्तों जब जब लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे ये चीखना चिल्लाना खत्म हो गया और इस मेथड में नींद जैसी चांसेस का चलन बढ़ गया। साल 1843 में स्टोनिश सर्जन जेम्स एड ने स्टेट का नाम एक ग्रीन भगवान के नाम पे रखा। ये हिटमोस का भगवान, द ग्रीस गॉड ऑफ स्लीप, और यहीं से नाम आया हिटमोटिस। ऐसा करना बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हिटमोटिस नींद है ही नहीं। हिप्नोटाइज होने के दौरान लोग सो नहीं रहे, वो जागे होते हैं, उल्टा उन्हें सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा होता है। 4 साल बाद जेम्स वेड ने खुद रियलाइज किया कि ये तो मैंने गलत नाम दे दिया इस चीज को, लेकिन तब तक वो नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि हिप्नोसिस नाम को बदलना इम्पॉसिबल था। और इस पॉइंट तक एक चीज पक्की थी कि हिप्नोसिस ना ही मैग्नेटिक था ना ही नींद में सोना, लेकिन इससे साइंस ढूंढ पाता कि एग्जैक्टली ये क्या चीज थी। बंगाल के एक ऑपरेशन थिएटर में हिप्नोसिस ने सबको हैरान कर दिया। साल 1840 का बंगाल, ये वो जमाना था जब केमिकल एनेस्थीसिया नहीं आया था और ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरीके से होश में रहते थे। जो भी सर्जरी किसी मरीज पे करी जाती थी वो एक टॉर्चर की तरह होती थी, क्योंकि उसे सारा दर्द फील होता था। उस वक्त बंगाल में स्टोनिश सर्जन जी विस्टन काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब करना शुरू किया। किसी भी मरीज का सर्जरी ऑपरेशन करने से पहले वो मरीज को हिप्नोटाइज करते थे ताकि उन्हें दर्द फील ना हो और फिर वो ऑपरेशन कर दे। इस दिन ने इसी तरह पूरे इंडिया में सैकड़ों सर्जरी करी और ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी करी जिसमें ट्यूमर्स तक निकाले गए। ये मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता था, लेकिन लगभग उसी वक्त ईथन और क्लोरोफॉर्म जैसी केमिकल एनेस्थीसिया आ गए और वो हर मरीज पर बिना खट्टों के मेहनत के काम कर सकते थे। Invention of anesthetic such as in 1850, and then later nitrous oxide opened the way to domination by anesthesia and medical hypnosis. डॉक्टर के लिए चॉइस बड़ी सिंपल थी, एक एक मरीज पर यहाँ घंटे बर्बाद करो प्रोसेस करके या फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्हें इमीडिएटली बेहोश कर दो। हिप्नोसिस धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर होता चला गया। अगले कई दशकों तक हिप्नोसिस सिर्फ एक मैजिक ट्रिक बनकर रह गया। आज के दिन मैजिशियन बहुत इस्तेमाल करते थे, कभी जादूगर के इशारे पर कभी उनकी तरह चलने लगते, कभी उनकी कुछ सिंपल से नंबर या आपका नाम भूल जाते। Alright, your name is dear, your name is dear, your name is dear, your name is dear, your name is dear. इन स्टेट सोर्स को हिप्नोसिस को इतना बदनाम किया कि ब्रिटेन में टीवी पर हिप्नोसिस दिखाने पर ही बैन लगा दिया गया। हुआ क्या कि कल्चरल हिप्नोसिस को एक माइंड कंट्रोल की तरह देखा जाने लगा, जिसमें हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी करा सकता है। इंडिया में आज के दिन भी बहुत से लोग हिप्नोसिस और वशीकरण को एक ही चीज मानते हैं और ये सिर्फ हम लोगों की सोच नहीं है। 1953 में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया था, MK अल्ट्रा।
जिसमें हिप्नोटिस ड्रग्स और बाकी तरीकों से माइंड कंट्रोल को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। sensory deprivation, electroshock treatment. इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा इंसान बनाना था जिसे CIA एक रोबोट की तरह कंट्रोल कर सके, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ये इसलिए हुआ कि ये पर्पसली गलत था। हिप्नोसिस के जरिए माइंड कंट्रोल किसी भी से कुछ भी कराया जा सकता है। हाँ, हिप्नोसिस आपको मॉरल कोड को ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी वो चीज़ नहीं करा सकता है जिसके लिए आपकी कॉन्शियस इजाज़त नहीं देती। उदाहरण के तौर पे हिप्नोटाइज होने पर एक ईमानदार आदमी चोरी नहीं करेगा और नॉन वायलेंट आदमी हत्या नहीं करेगा। वो लोग सिर्फ वही करेंगे जो वो होश में भी कर सकते हैं। सच बात यह है कि हिप्नोसिस के दौरान व्यक्ति किसी आदेश को रेजिस्ट या ओपोज कर सकता है। सब कुछ उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल भी नहीं है, नींद भी नहीं है, मैजिक ट्रिक भी नहीं है, तो आखिर ये है क्या चीज़? अमेरिकन साइंटिफिक सोशलिस्ट के मुताबिक हिप्नोसिस वो स्टेट है जिसमें अटेंशन बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती है, आसपास क्या हो रहा है इसकी अवेयरनेस कम हो जाती है और इंसान सजेशन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। हिप्नोसिस के दौरान आपका सारा ध्यान हिप्नोटाइज करने वाले की बातों पर होता है, तो वो हर बात गहराई से सिंकिंग होती है। जो इंसान दूसरा करने को कह रहा है वैसा करने की संभावना कई ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रेन स्टडी से होता है। इसमें रिसर्च ने 545 लोगों को स्क्रीन किया और उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम हिप्नोटाइज लोगों को ब्रेन स्कैन किए गए। इन स्कैन में हिप्नोसिस के दौरान 3 साफ बदलाव देखे गए। पहला, अटेंशन और वर्बरी को हैंडल करने वाले एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी हिप्नोसिस के दौरान आप इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आपको किसी और दूसरी चीज़ की चिंता नहीं होती है। दूसरा, दिमाग और शरीर के कनेक्शन वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब बॉडी में जो चल रहा है दिमाग उसे ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा, खुद के बारे में सोचने वाले सेल्फ रिस्पेक्टर नेटवर्क का बाकी दिमाग से कनेक्शन कम हो जाता है। इसके बाद हिप्नोसिस में आप जो भी कर रहे होते हैं उसके बारे में बहुत से ज़्यादा कॉन्शियसली सोच नहीं रहते। सच बात यह है दोस्तों कि हिप्नोसिस कोई बहुत अजीबोगरीब और रियली आने वाली स्टेज नहीं है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हिप्नोसिस एक्सपीरियंस से गुजरते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कभी किसी किताब को पढ़ते समय या सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए आप उस मूवी के अंदर ऐसा हो जाते हो कि 2 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चलता। तब कभी ड्राइव करते गए रास्ते का कोई कॉन्शियस या अता पता नहीं रहता। कभी खेलते हुए चोट लग जाती है और पता ही नहीं चलता कि चोट कैसे लगी, ये चोट मुझे कब लगी, कोई आइडिया नहीं होता। ये ऐसी डेली एक्टिविटी है जिसमें टेक्निकली मीडियम टूडेज हिप्नोसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नेचुरली भी हर रोज़ लाखों लोगों के साथ होती है। अब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो जितना भोला होता है उतना ही आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। हिप्नोसिस काम का भोलेपन से कोई पर्सनैलिटी, उम्र या जेंडर इन सब से कोई खास सीधा संबंध नहीं है। या तो आप हिप्नोटाइज हो सकते हो या फिर आप नहीं हो सकते, और ये चीज़ काफ़ी हद तक जीन्स पर डिपेंड करती है। हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते। रिसर्च बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से 15% लोग ही हाईली हिप्नोटाइजेबल है, यानी उन्हें बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इतने ही परसेंटेज 10 से 15% हिप्नोटाइज करना मुश्किल होता है और बाकी 70 से 80% स्टेट मीडियम कैटेगरी में आते हैं। और आज के दिन दोस्तों मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल लोगों को हील करने के लिए किया जाता है। साल 2019 ईरान के मशीन यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में एक 37 साल के मरीज की इसी एलियन की सर्जरी की जाती है। ये बेहद पेनफुल सर्जरी है। इसमें हड्डियों के अंदर टनल्स बनाकर घुटने को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आमतौर पर ये सर्जरी करते वक्त मरीज को बेहोश किया जाता है, लेकिन इस केस में इस मरीज को बेहोश नहीं किया गया। पूरी सर्जरी के दौरान ये बंदा होश में था और डॉक्टर ने बात भी कर रहा था, लेकिन इसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। हिप्नोसिस करके उस मरीज को बताया गया कि वो सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में है ही नहीं।
वो तो अपने गांव की पहाड़ियों के बीच एक घाटी में घूम रहा है और वो सोच रहा है कि छोटी छोटी लाल मछलियों के बारे में, कैसे वो छोटी लाल मछलियां उसके घुटने पे आ रही है और धीरे धीरे ट्रेवल कर रही है। हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन, ये इमेजरी पेन को छुपाने के लिए डाली गई थी। सोच कर देखो दोस्तों, ये सुनने में बिल्कुल फैंटेसी मूवी की तरह लगता है। ले ऐसी सर्जरी जिसमें इतना दर्द होता है कि सहना मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ हिप्नोसिस करके वो सारा दर्द गायब हो गया। और ये कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, आज के दिन सैकड़ों मरीजों पर बार बार करके ये साबित हो चुका है कि ऐसा एक्चुअली में होता है। एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक हिप्नोसिस 75% लोगों पर काफ़ी हद तक पेन रिलीज दे सकती है। यही वजह है कि आज के दिन फ्रांस के सभी 30 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पेन मैनेज करने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से 20 हॉस्पिटल तो सर्जरी में इसे जनरल एनेस्थीसिया के ऑफर करते हैं। बेल्जियम के देश में हजारों सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया के जरिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है और हिप्नोसिस का इस्तेमाल केवल दर्द हटाने या तक सीमित नहीं है। ये कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर और डिसीजेस को मैनेज करने के लिए यूजफुल है। एंजाइटी, माइंड से मॉडर्न डिप्रेशन, फोबिया से, कुछ लोगों को डर होता है कि मकड़ियों का फोबिया है, वही सांप से डर लगता है मुझे। इवन पीटीएससी और आईपीएससी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें अक्सर लोग दवाइयाँ भी काम नहीं करती है और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। वेस्टर्न देशों में भी इसका इलाज हिप्नोसिस से किया जा रहा है। बस यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हिप्नोसिस का एक ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ वो बेहद डेंजर और डेडली साबित होती है। और इस सब की शुरुआत हुई एक स्कूल बस से, जो एक दोपहर बच्चों समेत गायब हो गई। 15 जुलाई 1976 अमेरिका के चोचला शहर में 3 हथियार ताने लोग स्कूल बस को रोकते हैं, जिसमें ड्राइवर एंड्रेव और 5 से 14 साल के 26 बच्चे थे। ये लोग इस ड्राइवर और इन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और सबको 100 मील दूर एक ट्रक ट्रेलर में बंद के जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। अंदर खाना, पानी, कपड़े और कंबल रखे थे और छत पर बैटरी से चलने वाला पंखा रखा था ताकि हवा की कमी ना। 16 घंटों तक ये जमीन के अंदर फंसे रहे और फिर ड्राइवर ने गद्दों पर गद्दे लगाकर एक बड़े स्टूडेंट को ट्रैप डोर तक पहुंचाया, जो जमीन को खोदकर बाहर निकले और उसने नाइट वॉचमैन को पूरी जानकारी दी और बाद में पुलिस ने आकर सभी को बाहर निकाला। सभी बच्चे बच गए, लेकिन किडनैपर का कोई सुराग नहीं था। कुछ दिन तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो फिर पुलिस ने ड्राइवर को ये हिप्नोटाइज किया और हिप्नोसिस के दौरान ड्राइवर एड्रियन ने किडनैपर्स की वैन का नंबर बता दिया, जिसके बाद आरोपी पकड़े लिए गए। ये केस पूरे अमेरिका में अखबारों की हेडलाइन बन गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि हिप्नोटाइज करके ऐसी चीजें भी याद दिलाई जा सकती है। देश भर के पुलिस डिपार्टमेंट में एविडेंस और गवाही के लिए बड़े स्केल पर फॉरेंसिक हिप्नोसिस इस्तेमाल करने लगे। FBI तक भी इसका अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और अकेले 1978 में FBI ने हिप्नोसिस की मदद से 37 में से 20 विक्टिम को और विटनेसेस से यूजफुल गवाही निकलवाई। पुलिस को लगा कि उन्हें कोई सुपर पावर मिल गई है और वो किसी के भी दिमाग में घुसकर जान सकते हैं कि एग्जैक्टली किस दिन क्या हुआ था। लेकिन असल में दोस्तों, ये कोई सुपर पावर नहीं थी, ये सिर्फ मेमोरीज का एक माया जाल था, जिसका इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। इंसानों की याददाश्त, हमारी मेमोरी, ज़्यादातर लोग हमारी मेमोरी को एक मूवी की तरह समझते कि जो भी हमारी यादें वो एक रिकॉर्डिंग की तरह हमारे डिवाइस में स्टोर होती है। और पुलिस को भी ये लगा कि हिप्नोसिस करके एक रिवाइंड बटन हिट करने की तरह है। ये हमारे दिमाग में जो भी स्टोर मेमोरी है हिप्नोसिस करके निकाला जा सकता है। अमेरिका के कोर्ट्स में बैठे आज यूजर्स, वो लोग जो आरोपियों की किस्मत का फैसला करते, वो लोग भी यही मानते कि मेमोरी इस तरह से काम करती है। लेकिन असलियत में दोस्तों, ये धारणा गलत है। साइंस के अनुसार हिप्नोसिस करके जितनी एक्यूरेट मेमोरी रिकवर होती है, उतनी ही झूठी मेमोरी भी आती है। और हिप्नोसिस करके इन मोमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, भले ही वो याददाश्त सही हो या गलत। सन 1980 में मिनेसोटा के केस में हिप्नोटाइज गवाह को एक ऐसे रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाना याद आ गया जहां पिज़्ज़ा बिकता ही नहीं था
और एक ऐसे आदमी के शरीर में टैटू देखे जिसके शरीर पर कोई टैटू थे ही नहीं। ऐसे ही एक और स्टडी में जब लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके बचपन की यादें पूछी गई तो उनकी यादें उनके माता पिता की बताई बातों से सिर्फ 21% मैच होती थी, जबकि बिना हिप्नोटाइज वाले सब्जेक्ट को 70% बातें मैच होती थी। और भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि हिप्नोसिस करके मेमोरी में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा सकती है जो कभी हुई नहीं, यानी एक खुद से फॉल्स मेमोरी क्रिएट भी कर सकता है हिप्नोसिस का प्रोसेस, और हमें लगेगा कि ये चीज़ें सच में हुई है। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, हिप्नोटाइज करके 5 साल की उम्र में ले जाया गया और सजेस्ट किया गया कि लड़कियां डैमेज पैच डॉल और लड़के ही मैन के टॉय से खेल रहे थे, जबकि असलियत में ये खिलौने उनके 5 साल के होने के 2-3 साल बाद ही मार्केट में आए थे। लेकिन फिर भी 20% हिप्नोटाइज लोगों ने इसमें असली याद मान लिया और बचपन में ही इन खेलों में से खेल की बात कही। बात केवल खिलौनों की नहीं है, पुलिस केसेस में भी कई बार ऐसा हुआ है। वो अक्सर गवाहों से ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं जिसके उनके मन में एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और कई बार इसका खामियाजा किसी निर्दोष आदमी को उठाना पड़ता है। यही था जो सुबह ड्राइवर के जैसे वो कहानी जो मैंने वीडियो के शुरू में सुनाई थी चार्ल्स फ्लोरेस की। सन 1990 में चार्ल्स फ्लोरेस को उस औरत के मर्डर के केस में मौत की सजा सुनाई थी, और ये सजा सिर्फ एक महिला जेल बारगेट के हिप्नोटाइज के बाद की बयान पर आधारित थी। इस केस में शुरुआत में जेल ने फ्लोरेस को सिर्फ ना फोटोज में पहचाना ना लाइट अप दे। Hoping you could hypnotize me. I think if I relax, yeah. और अगले दिन उसे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर ने हिप्नोटाइज किया जैसे हिप्नोसिस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, जो उसका पहला और आखिरी फॉरेंसिक हिप्नोसिस था। हिप्नोसिस के दौरान ऑफिसर ने जेल से कहा कि इमेजिन करो सिनेमा हॉल में बैठी हो, हाथ में रिमोट है और जैसी फिल्में देखी जाती है वैसे ही फिल्में तुम अपनी मेमोरी देख सकती हो। On TV, we get you the जिस वक्त जेल को हिप्नोटाइज करके गवाही दी गई उस वक्त तक पुलिस फॉरेस्ट को बेस सस्पेक्ट के तौर पर आइडेंटिफाई कर चुकी थी, और हिप्नोसिस के दौरान पुलिस ऑफिसर ने जेल को बार बार सजेस्ट किया कि वो सस्पेक्ट केस के झूठे या सेफ पाले, जैसे धीरे धीरे जेल की मेमोरी उसी हुलिये की तरह बोल दी गई। जेल को लगने लगा कि एक्चुअली में उसी बंदे को देखा था जो फॉरेस्ट जैसा दिखता था, और फॉरेस्ट की फोटो भी दिखाई गई। इस हिप्नोसिस सेशन की वजह से जेल के दिमाग में ऐसी फॉल्स बन गई जिससे जेल को लगने लगा कि उसने हत्या की जो सच में फॉरेस्ट ने की थी। दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर जोडी पेन एंडिंग के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिव हिप्नोसिस वही ट्रिकी है जो वो रोज स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन फॉरेस्ट से जेल में सजा काट रहा है, उसे फांसी दी जाएगी या नहीं ये चीज़ अभी भी कॉन्ट्रोवर्स है, और इस पर चर्चा अमेरिका में अभी तक होती है। Testimony of Jill Bargenier sitting in that chair when this man Charles Flores. सच बात यह है दोस्तों, गवाही और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि हिप्नोसिस में गवाह जानबूझकर झूठ बोल सकते हैं, ऐसे ही ढेर सारे केस और सबूत हैं जो साबित करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हिप्नोसिस यूजफुल नहीं है, और इसी कारण से अमेरिका की 27 स्टेट में इन्वेस्टिगेशन में हिप्नोसिस के इस्तेमाल पर बैन भी लग चुका है। बस बात यह है कि बाकी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए फॉरेन जैसे कुछ लोग हैं जो आज तक जेल की सजा काट रहे हैं, जिनकी मौत की सजा पर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। सच बात यह है दोस्तों कि हिप्नोसिस एक स्टेट है, एक फोकस अटेंशन की स्टेज जो मरीज का दर्द गायब कर सकती है, लेकिन यही स्टेज एक गवाह के दिमाग में झूठी मेमोरी भी डाल सकती है। ये सिर्फ एक टूल है, ये फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये टूल इसके हाथ में है, एक ट्रेन डॉक्टर के हाथ में या फिर एक अनट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर के हाथ में जो जल्दबाजी में अपने केस के लिए सबूत ढूंढ रहा है। चार्ल्स फ्लोरेस का केस हमें आखिरी बात सिखाता है कि जेल बारगे ने झूठ नहीं बोल रही थी, वो 100% पॉजिटिव हो सकती है फिर भी गलत हो सकती है, क्योंकि मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, हमारी याददाश्त इतनी रिलायबल नहीं है।
कई बार हमारा खुद का दिमाग भी धोखा खा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी बार हैसमनस की स्टेज में अटेंड करते हैं और चारों तरफ हम सजेशन से घिरे होते हैं, चाहे वो एडवर्टाइज हो, एल्गोरिथम या मीडिया। ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में बिलीव डाल सकती है कि ठीक उसी तरह से जैसे हैसमनस काम करती है, और काफ़ी हद तक ये बिलीव हमारे खुद के भले के लिए खिलाफ भी हो सकती है। इसलिए अगली बार जब किसी बात पर 100% यकीन हो तो एक बार रुककर उससे ज़रूर पूछे, क्या ये यकीन मेरे एविडेंस से आया है या फिर किसी सजेशन से जो किसी तरह से मेरे दिमाग में पहुंच गई है। क्योंकि असलियत में सुपर पावर हैसमनस नहीं है, सुपर पावर है हमारी इमेजिनेशन। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वीडियो की शुरुआत कहानी याद कीजिए जो मैंने कहा था जिन खिड़की के बाद देख रही थी और एक फोल्स फार्मर की गाड़ी आकर दूसरे घर के सामने रुकी थी। क्या आपको याद है उस गाड़ी का कलर क्या था? रिवाइंड मत कीजिए वीडियो को, मुझे याद करके बताइए कि क्या कलर था उस गाड़ी का, वाइट या रेड। जो पहला कलर आपके दिमाग में आ रहा है उस आंसर को लॉक कर दीजिए। अगर आपका जवाब रेड था तो अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने रेड चुना होगा। इसके पीछे कारण ये है कि इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत बार रेड कलर को सजेस्ट किया था आपके सामने। सजेस्टेड का इस्तेमाल करके बार बार आपके दिमाग में रेड कलर डालने की कोशिश करी, और इस पूरे वीडियो के दौरान तो पूरा का पूरा चांस है कि आपके दिमाग में भी एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट की गई कि वो वाली गाड़ी रेड कलर की थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है आफ्टर लाइफ के बारे में। आखिर उसका क्या रहस्य है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद।